नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं की समझ कोर्स के अंतर्गत यानी कि जो हमारा कोर्स है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसके अंदर संप्रेषण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण का सामान्य अर्थ सभी जानते हैं कि जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वो संप्रेषण में आता है। संप्रेषण के अंतर्गत व्यक्तियों के विचारों, संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट, भावनाओं और सिद्धांतों का जब आदान प्रदान एक या दो व्यक्तियों के बीच में या अन्य अलग व्यक्तियों के बीच में किया जाता है तो वो संप्रेषण के अंतर्गत आता है। संप्रेषण एक प्राचीन धारणा है। पहले भी जब भाषा का उद्भव नहीं हुआ था तो व्यक्ति किसी इशारों या कुछ ऐसे माध्यम जिससे एक दूसरे को अपनी बातों को समझा सके संप्रेषण करता था, तो यह संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के अंतर्गत इसका माध्यम होता है संकेत, भाषा, चित्र, प्रदर्शन, यानी इनके माध्यम से हम हमारे विचार, जो भावनाएं, जो सिद्धांत, जो संप्रत्यय होते हैं उसका आदान प्रदान करते हैं। हम संप्रेषण की बात करें तो संप्रेषण शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। जब शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं, अपने ज्ञान को साझा करते हैं, तो शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो हम अब यहाँ पर संप्रेषण के बारे में पढ़ते हैं। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण का जैसा कि हमने अर्थ समझ लिया था कि व्यक्ति अपने विचारों को या किसी सिद्धांतों को या भावनाओं को या जो कंसेप्ट, संप्रत्यय होते हैं उनका आदान प्रदान एक या दो व्यक्तियों के बीच में करता है तो वो संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण का अर्थ जो है सम प्लस प्रेषण, सम प्लस प्रेषण अर्थात कि समान रूप से भेजा गया सम प्लस प्रेषण संप्रेषण में आता है। संप्रेषण का उद्भव अंग्रेजी शब्द जो कम्युनिकेशन है उससे हुआ है, जो कि उसका लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से हुआ है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। तो यह है संप्रेषण का अर्थ। सम प्लस प्रेषण इसका विच्छेद है और जो अंग्रेजी और लैटिन भाषा से लिया गया है। संप्रेषण को दो अर्थों में हम समझेंगे। इसका एक है संकुचित अर्थ, दूसरा है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, सिद्धांतों और संप्रत्ययों को एक या दो व्यक्तियों के साथ साझा करता है या एक या दो व्यक्ति से ज्यादा लोगों के साथ साझा करता है तो वो संकुचित अर्थ है। लेकिन इस संकुचित अर्थ में दूसरा व्यक्ति उस बातों को विश्वास करे या नहीं करे, उसकी बातों को माने या नहीं माने, वो विश्वसनीय है या नहीं है, इस बात पर गौर नहीं किया जाता, यानी यह निरर्थक है, यह उचित नहीं है। लेकिन व्यापक अर्थ में जब विचारों और जो भावनाओं, सिद्धांतों, कंसेप्ट को एक दूसरे या दो व्यक्तियों के बीच में साझा किया जाता है तो वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय होती है और पूर्ण रूप से वैध होती है। जैसे कि एक अध्यापक का अपने बालकों को दिए गए निर्देश पूर्ण रूप से वैध है। जो कक्ष में ज्ञान प्रदान किया जाता है, शिक्षण कराया जाता है, वो पूर्ण रूप से वैध है। बालकों का अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना, वो पूर्ण रूप से वैध है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य का अपने शिक्षकों को दिशा निर्देश देना, वो पूर्ण रूप से वैध है, यानी कि वो वैध है, मान्य प्राप्त है, जिसपे विश्वास किया जाता है, यानी कि जिसपे विश्वास और मान्य प्राप्त है वो व्यापक अर्थ में आते हैं, जिसका कोई ना कोई औचित्य होता है। तो यह है संप्रेषण का संकुचित अर्थ और संप्रेषण का व्यापक अर्थ। अब हम जानते हैं कि संप्रेषण की आवश्यकता। संप्रेषण की आवश्यकता क्यों होती है? पहली आवश्यकता है भाषा का आदान प्रदान कर समाज में शांति व संतुलन। संप्रेषण के माध्यम से भाषाओं का आदान प्रदान किया जाता है और वह भाषाओं से जो समाज में शांति और समाज में संतुलन बनाया जाता है। लोग अपने विचारों के आदान प्रदान से समाज को एक बनाने का प्रयास करते हैं, समाज में एकता बनाने का प्रयास करते हैं और समाज को उत्थान में अपना योगदान देते हैं। यानी कि भाषाओं के आदान प्रदान से जो अपनी संस्कृति होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, वो सारी इससे समाज के उत्थान के लिए आएगी। अगला है विचार प्रकट करना, कुशल वक्ता बनना। संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है। जब अपना विचार प्रकट करना सीख जाता है तो उसमें कुशल वक्ता के गुण आ जाते हैं, यानी कि वो दूसरों के सामने अपनी बातों को सहज रूप से प्रस्तुत कर सकता है और वह भाषण देने में निपुण बन जाता है। यानी कि संप्रेषण से विचारों को प्रकट किया जाता है और एक कुशल वक्ता बना जा सकता है। अब संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक के क्या उद्देश्य होने चाहिए? पहला है बालकों में प्रवाहपूर्ण व प्रभाव उत्पादक ढंग से वार्तालाप करने की योग्यता विकसित करना। यानी कि संप्रेषण के माध्यम से बालकों को सही तरीके से प्रभावपूर्ण
और प्रभाव उत्पादक यानी प्रभावी रूप से जो बात करने के ढंग है उसकी योग्यता का विकास करना, कि किस तरह से जो महत्वपूर्ण बातें हैं एक दूसरे से साझा की जा सकती है और सही तरीके से साझा की जा सकती है। अगला है क्रमिक रूप से निरंतर बोलने की क्षमता, यानी लगातार रूप से जो निरंतर बोलने की क्षमता है उसका विकास करना है। कई बालक विद्यालय में क्रमिक रूप से नहीं बोल पाते, वो अटक अटक के बोलते, उनमें बोलने में गति नहीं हो पाती, तो ऐसे बालकों में क्रमिक रूप से बोलने की क्षमता का विकास करना। अगला है मधुर व रोचक भाषण क्षमता का विकास। एक अध्यापक का दायित्व है कि वो बालकों में जो मधुर और रोचक, जो मीठी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, ऐसी भाषण क्षमता का विकास बालकों के अंदर करेगा। वो खुद बालकों से इस तरह से वार्तालाप करेगा कि बालक उसका अनुसरण करके उस तरह की भाषा क्षमता का विकास कर सके। अगला है संकोच झिझक को दूर करना। बालकों के जो संकोच है, झिझक है, उनको दूर करने का कार्य शिक्षक का होता है और इससे वो बालकों की जो झिझक को और संकोच को दूर करके बालकों में बोलने की क्षमता विकसित कर सकता है और संप्रेषण का विकास कर सकता है। अब हम आगे जानते हैं संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण की प्रकृति, इसका नेचर कौन कौन से, इसकी प्रकृति कौन कौन से, इन प्रकृति के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक एक गतिशील प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अपना विचारों का आदान प्रदान करता रहता है। कक्षा में शिक्षण के दौरान विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है। इस तरह से एक गत्यात्मक और एक गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा है संप्रेषण के अंतर्गत अंत्यक्रिया व पृष्ठपोषण आवश्यक है। जब संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है तो वह अंत्यक्रिया यानी कि उसमें क्रिया चलती रहती है, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है और उसमें पृष्ठ पोषण भी आवश्यक है। मान लीजिए कोई वक्ता अपना भाषण दे रहा है तो उसके जो विचार है उसमें पृष्ठ पोषण उसको देना चाहिए ताकि वो अपने विचारों को और अच्छे से सहज रूप से प्रस्तुत कर सके। कक्ष के अंतर्गत भी यदि बालक अपने विचारों को शिक्षक के सामने या दूसरे बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है तो उसमें भी उस बालक को पृष्ठ पोषण दिया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे रूप से और सहज रूप से अपने विचारों को दे सके और दूसरे बालक भी संप्रेषण को समझ सके और वो भी उस बालक की तरह अपने विचारों को प्रस्तुत करना सीख सके। तीसरा है संप्रेषण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है। यह मनोवैज्ञानिक है जो मनो के अनुसार यानी जो मानव का जो मन है वो क्या सोचता है, क्या विचारता है, उसके अनुसार संप्रेषण होता है। और सामाजिक यानी समाज के अनुसार व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है जो समाज के लिए सही हो, जो समाज में शांति और एकता स्थापित कर सके। अगला है संप्रेषण सर्वव्यापक प्रक्रिया यानी कि इसके बिना कक्ष में शिक्षण संभव नहीं है बिना संप्रेषण के, इसलिए यह सर्वव्यापक प्रक्रिया है। अगला है संप्रेषण द्विपक्षीय है यानी कि इसमें दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है संदेश देने वाला जो संदेश दे रहा है और दूसरा होता है संदेश प्राप्त करने वाला, अर्थात ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। अगला है संप्रेषण के अंतर्गत संदेश प्राप्तकर्ता के लिए सार्थक होना आवश्यक है। संप्रेषण के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो संदेश प्राप्त करता होता है यानी जो संदेश को प्राप्त कर रहा है उसके लिए वो संदेश सार्थक होना जरूरी है। अनावश्यक जो संदेश है वो संप्रेषण को इसके इंपोर्टेंस को महत्व प्रदान नहीं करता, यानी वही संप्रेषण सार्थक है जो कि सार्थक हो और कहीं ना कहीं जरूरी रूप से सामने आवे। अगला है विचारों व भावनाओं को आदान प्रदान। जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि संप्रेषण के अंतर्गत जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती है, जो संप्रत्यय होती है, जो सिद्धांत होते हैं, उनका आदान प्रदान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति आपस में करते रहते हैं, इसलिए इसमें विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। अगला है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और किसी न किसी उद्देश्य के आधार से ही संप्रेषण किया जाता है। कक्ष में ज्ञान प्रदान करने के लिए संप्रेषण किया जाता है और कहीं ना कहीं जो वक्ता होता है वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर एक अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला है संप्रेषण में शिष्टता व नम्रता होनी चाहिए। संप्रेषण करने वालों के साथ शिष्टता और नम्रता होनी चाहिए, तभी जाके संप्रेषण सार्थक हो सकता है। उसके साथ शिष्टाचार कीजिए और नम्रता से व्यवहार कीजिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह संप्रेषण की प्रकृति है जिसके आधार पर जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो सार्थक और सहज रूप से सिद्ध हो सकता है। तो यही संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण का क्या महत्व है और संप्रेषण का अर्थ, इसकी आवश्यकता, शिक्षक के लिए इसके उद्देश्य
और इसकी कौन कौन सी प्रकृति है। संप्रेषण ही है जिससे एक व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से अपने ज्ञान को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान और जानकारियों को अपने तक लाने का प्रयास कर सकता है। थैंक यू। आपका गृह कार्य है संप्रेषण का अर्थ बताते हुए इसकी आवश्यकता तथा प्रकृति बताइए।